नमस्ते। लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और आज हम बात करेंगे इतिहास को लेकर के और वर्तमान दोनों का एक सामंजस्य बिठाएंगे। यानी कि लोग जो चमत्कार समझते हैं या जिसको कहते हैं कि पुराणों में या वेदों में या हमारे ईश्वरीय शक्तियाँ या कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ ऐसी या हमारे साधु संत ऐसे हैं जो चमत्कार करते थे या स्वप्न में आते थे या फिर वे कुछ इशारे ऐसे करते थे या आज भी कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज़ें हैं, तो उसको लोग आधारहीन मानते हैं और उनको हास्यास्पद तरीके से बात करते हैं, उनको वो मजाक में लेके चलते हैं। लेकिन क्या ये सही है, कितना सही है और कितना सटीक है, इस चीज़ को अगर हम बात करें तो वर्तमान युग में भी, वर्तमान परिस्थितियों में, समय में भी लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ बताना जानते हैं, साबित करना जानते हैं या चाहते हैं कि आज भी प्राचीन काल की वो विद्या या फिर वो रहस्य, गूढ़ रहस्य आज भी विद्यमान है और आज भी हमारे सामने मौजूद है, प्रमाण उनके साक्षात। और एक किताब मेरे हाथ लगी है, उस किताब को अगर मैं आधार मानूं तो उसमें कुछ रहस्यपूर्ण तरीके की चीज़ के बारे में बताया गया है। और वो रहस्यपूर्ण चीज़ है एक ऐसी स्याही जो हम कलम से या पेन से जो हम लिखते हैं, वो स्याही जो पेपर पर या किसी भी प्रकार की वस्तु पर जो शब्दों को उभारती है, वो स्याही हमें इशारा करती है या बताती है कि इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा गया है और ये क्या होना चाहिए। वो स्याही यदि मान लो जो दिखती है स्याही, तो एक अगर मैं ये कहूँ कि वो अदृश्य भी हो सकती है, कोई स्याही, कोई इंक, तो कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यह सच है कि आज भी हमारे बीच, हमारे ही देश में एक स्थान पर ऐसी स्याही का प्रयोग किया गया है जो साक्षात आज भी हमारे सामने, हमारे बीच स्पष्ट रूप से मौजूद है और उसके प्रमाण मौजूद है। तो उसका मैं उदाहरण दूंगा और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो कई लोगों ने, मैंने खुद भी आश्चर्यचकित हुआ था जब इस बात की जानकारी मुझे मिली, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी कोई स्याही हो सकती है। यानी कि एक अदृश्य स्याही, यदि वो अदृश्य है तो फिर वो कैसे दिखेगी, कैसे हम उसको पढ़ेंगे और क्या वो स्याही है, कौन सी स्याही है, किससे बनी होगी, किसने बनाई होगी, कब लिखी गई होगी, तो उसके प्रमाण मेरे हाथ में है। दरअसल वो स्याही कुछ ऐसी है तो प्राचीन काल की, लेकिन उसकी पांडुलिपियाँ आज भी हमारे देश में मौजूद है। सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध ऋषि मुनि ने वो उस सामग्री को, उस लिखित पांडुलिपि को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जो शुद्ध रूप से मन से साफ था और उसको दे करके उन्होंने वहाँ से हमारे सामने इसको प्रकट करवाया। कैसे अदृश्य स्याही दृश्य रूप लेकर के हमारे सामने आती है और कैसे लोग उसको साक्षात देखते हैं और उसकी चर्चा होती है, इस बारे में मैं बात करूँगा। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की एक छोटी सी तहसील है आम गांव, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई है। ये तहसील छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा के पास। इस गांव के राम गोपाल अग्रवाल सराफा व्यापारी हैं। घर से सोना चांदी का व्यापार करते हैं और बेदिल नाम से जाने जाते हैं। एक दिन अचानक उनके मन में आया कि असम के दक्षिण में स्थित ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। अब उनके मन में ब्रह्म कुंड ही क्यों आया, इसका कोई उनके पास उत्तर नहीं है कि असम में इधर ब्रह्म कुंड है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, और महाराष्ट्र में, यानी कि देश के इस कोने से उस कोने में जाने में उनको कितना समय लगेगा और कब वो जा रहे हैं। तो अचानक उनके मन में क्या ख्याल आया कि वो वहाँ पहुँच जाए। तो जो हमारी जो शक्तियाँ होती है, जो इस तरह की अदृश्य शक्तियाँ होती है, उस व्यक्ति विशेष को, यदि आपका मन अच्छा है, आपकी अभिलाषा अच्छी है और आप एक सात्विक व्यक्ति हैं और आप सदाचारी हैं और आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अपने आस्थावान रहते हैं, तो आपको जो है ऐसी शक्तियाँ
जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है, आध्यात्मिक ओरा होता है, वो अपनी ओर खींचता है आपको। तो जब आप तीर्थ यात्रा कहीं भी जब जाते आते हैं तो वो एक तीर्थ यात्रा ऐसी होती है जो आप पर्यटन के लिए तौर पर जब जाते हैं तो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब तीर्थ यात्रा का मन होता है आप साल भर भी आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन नहीं जा सकते। लेकिन अचानक जब वो आध्यात्मिक शक्तियाँ ओरा जब अपनी ओर खींचता है तो आप उनकी तरफ अनायास ही खींचे जाते हैं और वो अपने आप ही प्रोग्राम भी, कार्यक्रम भी बनते जाते हैं। और आपके पास यदि धन शक्ति या समय की कमी है तो वो भी उसको वो पूरा करने का प्रयास करती है और आपकी हर प्रकार से सहायता करती है। तो यहाँ पर हम इस बारे में भी अब चर्चा करेंगे। यह ब्रह्मकुंड यानी कि ब्रह्मा सरोवर के नाम से जाना जाता है। परशुराम कुंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भगवान परशुराम की जन्म स्थली और जो नदी है वो जो ब्रह्मपुत्र नदी वो उसी स्थान से, उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर ब्रह्मकुंड या वो जो नदी है लोहित नदी, ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो असम सीमा पर स्थित यह कुंड प्रशासनिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में आता है। लोहित जिला है और वहाँ पर इनको ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए जाना था। तो ब्रह्मकुंड स्थान अग्रवाल समाज के आदि पुरुष और प्रथम पुरुष भगवान अग्रसेन महाराज का ससुराल भी माना जाता है। तो हो सकता है कि इसी कारण से राम गोपाल अग्रवाल जी की इच्छा हुई होगी कि ब्रह्मकुंड के दर्शन किए जाएं और वो वहाँ के लिए चल पड़े। तो अपने 4-5 मित्र सहयोगी के साथ ब्रह्मकुंड पहुँच गए। दूसरे दिन कुंड पर स्नान करने जाना निश्चित हुआ। जब ये पहुँचे तो रात को वहाँ जब ठहरना था, उस अगले दिन स्नान करने जाना था ब्रह्मकुंड, तो इनको रात को सपना आया और सपने में देखा कि उसी कुंड के पास में एक वटवृक्ष है और उसके नीचे एक साधु जी बैठे हुए हैं। तो दूसरे दिन सुबह राम गोपाल जी ब्रह्म सरोवर के तट पर गए तो उनको एक बड़ा सा वटवृक्ष दिखाई दिया। अब जो सपने में उन्होंने पहली बार गए थे और उनको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जो सपना आया उस सपने के हिसाब से वो अगले दिन वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देखा कि उनको एक बड़ा सा वटवृक्ष दिखाई दिया और साथ ही दिखाई दिए लंबी दाढ़ी और जटाओं वाला साधु महाराज। वही साधु महाराज उनको दिखाई दिए जो सपने में उनको आए थे। राम गोपाल जी ने उन्हें प्रणाम किया तो साधु महाराज जी ने अच्छे से कपड़े में लिपटी हुई एक चीज़ उन्हें दे दी और कहा, जाओ इसे ले जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। वो दिन था 9 अगस्त सन 1991 का। सन 1991 9 अगस्त का वो दिन था जब ये राम गोपाल अग्रवाल जी जो हैं वहाँ, राम गोपाल अग्रवाल जी जब वो वहाँ पहुँचे और उन महात्मा से मिले और उनसे वो सामग्री प्राप्त की। दिखने में बड़ी लेकिन वजन में हल्की थी वो पोटली। उसको लेकर के राम गोपाल जी आ गए। उन्होंने वो पोटली खोलकर देखी तो अंदर साफ सुथरे भोजपत्र बड़े सलीके से बांध कर रखे हुए थे। उस पोटली के अंदर भोजपत्र बंधे हुए थे और तरीके से बांध के रखे हुए थे। इन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। उन भोजपत्र के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। भोजपत्र यानी कि वो एक तरह का पेपर जो प्राचीन काल में जब कुछ लिखा पढ़ी होती थी तो पोथी वगैरह या हमारे पुराण वगैरह या जो भी साहित्य लिखे जाते थे तो उसी भोजपत्र पर लिखे जाते थे और वो उन्हीं को संजोकर रखा जाता था और करीब 2,500 से 3,000 या 3,500 वर्ष तक उसकी आयु होती है। आजकल तो जो पेपर होते हैं वो पेपर 150 साल 150 मैक्सिमम या 200-250 साल तक ही चल पाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा तो 300 साल 350 साल चल पाएगा, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा। तो वो जो उन्होंने भोजपत्र दिए इन पर कुछ भी नहीं लिखा था, एकदम कोरे दिख रहे थे। इनको भोजपत्र कहा जाता है। इनकी राम गोपाल जी को जानकारी भी नहीं थी। असल में राम गोपाल जी को इसकी भी जानकारी नहीं थी कि ये भोजपत्र है। वो जब उन्होंने सपने में देखा और फिर महात्मा से जाके एज इट इज़ मिले जाके तो वो उनको चमत्कार लगा और वो उसको उठाकर ले आए। एकदम कोरे थे वो, तो इनको भोजपत्र कहते हैं। इनकी राम गोपाल जी को जानकारी नहीं थी। अब इसका क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन साधु महाराज का प्रसाद मानकर वह उसे अपने आम गांव लेकर वो आ गए। अब वो क्या करे उस भोजपत्र का, क्योंकि एकदम कोरे थे, खाली थे और क्योंकि
वो किसी दिव्य पुरुष ने दिए थे और सपने में आकर के और अगले दिन वही सत्य हो जाता है, तो वो उनको चमत्कार लगा और उसको लेकर के वो वापस आ गए। लगभग 30 ग्राम वजन की उस पोटली में, 30 ग्राम यानी कि बहुत कम, छोटा सा था। वो पोटली भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रही होगी, इस 30 ग्राम से मतलब है कि वो पोटली कुछ रही होगी इतनी सी। उस 30 ग्राम वजन की पोटली में 431 खाली कोरे भोजपत्र रखे हुए थे, बंधे हुए थे। बालाघाट के पास गुलालपुरा गांव में राम गोपाल जी के गुरु रहते थे। तो राम गोपाल जी ने अपने गुरु को वो पोटली दिखाई और पूछा, अब मैं इसका क्या करूं? तो गुरु जी ने जवाब दिया कि तुम्हें ये पोटली और उसके अंदर के ये भोजपत्र काम के नहीं लगते हो तो तुम्हें पानी में विसर्जित कर देना चाहिए इसको। अब राम गोपाल जी पशोपेश में पड़ गए, रख भी नहीं सकते और फेंक भी नहीं सकते। उन्होंने उन भोजपत्रों को अपने पूजा घर में रख दिया, जहाँ वो पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो वहाँ रख दिया उन्होंने। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पूजा करते समय सबसे ऊपर रखे भोजपत्र पर पानी के कुछ छींटे गिरे। जब वो पानी, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे अपने घर के पूजा घर में, और वो पानी के कुछ छींटे हमारे, और उस पर जब पानी के छींटे पड़े तो उस भोजपत्र के ऊपर से कुछ अक्षर उभर कर आने लगे। अब उनको आश्चर्य हुआ कि जब भोजपत्र पर मैंने कुछ पानी के छींटे डाले हैं तो उस पर कुछ लिखा हुआ उभर कर आने लगा सामने। तो उन्होंने क्या किया कि उत्सुकतावश उसमें से एक भोजपत्र को लिया और पानी में डुबोया, और डुबो करके फिर निकाला और देखा तो उसमें लिखा हुआ कुछ नज़र आने लगा। उस भोजपत्र पर लिखा हुआ साफ दिखने लगा, साफ साफ उसमें दिखाई देने लगा कि उसमें जो लिखा हुआ, तो अष्टगंध जैसे केसरिया रंग में स्वच्छ अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। कुछ समय बाद जैसे ही पानी सूख गया, अक्षर भी गायब हो गए। यानी कि जब वो पानी वापस फिर से सूख गया तो वो अक्षर भी वहाँ से गायब हो गए। अब राम गोपाल जी ने सबको पानी में डुबोया, एक एक करके बारी बारी या जैसे भी है। उसके बाद उनको लिखने का प्रयास किया। यह लेखन देवनागरी लिपि में और संस्कृत भाषा में था। जो उस पर लिखा हुआ था भोजपत्रों में, वो देवनागरी और संस्कृत वगैरह में लिखा हुआ था। यह काम कुछ वर्षों तक चला। उन्होंने इसे फिर अपनी भाषा में या अपने हाथ से उनको लिखने का प्रयास किया, उतार लिया उनको। और जब उन्होंने उसको उतार लिया तो उनको कुछ संस्कृत के साहित्यकारों को या उनको कुछ लोगों को, जानकारों को, जब उन्होंने इसको दिखाया तो समझ में आया कि भोजपत्र पर अदृश्य स्याही से लिखा हुआ यह ग्रंथ अग्रसेन महाराज जी का अग्र भागवत नाम का चरित्र है। यानी भगवान अग्रसेन का, या जो महाराज अग्रसेन थे, भोजपत्र पर उनका एक चरित्र लिखा हुआ था, अग्र भागवत नाम का चरित्र, उस पर वो लिखा हुआ था। अब जो जानकारी प्राप्त हुई उनको, तो लगभग 5000 वर्ष पहले जैमिनी ऋषि ने जय भारत नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखा था। उसका एक हिस्सा था यह अग्र भागवत, यानी कि 5000 वर्ष पहले लिखा गया, वो अदृश्य स्याही से जो लिखा गया था उसका एक भाग था ये अग्र भागवत। पांडव वंश में परीक्षित राजा का बेटा था जन्मेजय। इस जन्मेजय को लोक साधना, धर्म आदि विषय में जानकारी देने हेतु जैमिनी ऋषि ने इस ग्रंथ का लेखन किया था, ऐसा ये माना जाता है। या जो उन जानकार लोगों ने जिनके पास वो लेके गए थे, उन जानकारों ने इसके बारे में विश्लेषण किया और जानकारी जुटाई, तो ये बताया गया उसके हिसाब से। तो राम गोपाल जी को प्राप्त हुए इस अग्र भागवत ग्रंथ की अग्रवाल समाज में चर्चा हुई। इस ग्रंथ का अच्छा स्वागत हुआ। ग्रंथ के भोजपत्र अनेक बार पानी में डुबोकर उस पर लिखे गए श्लोक लोगों को दिखाए गए। इस ग्रंथ की जानकारी इतनी फैली कि इंग्लैंड के प्रख्यात उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल जी ने कुछ करोड़ रुपए में यह ग्रंथ खरीदने की इच्छा व्यक्त की। तो यह सुनकर और देखकर अग्रवाल समाज में कुछ लोग साथ आए और उन्होंने नागपुर के जाने माने संस्कृत पंडित राम भाऊ पुजारी जी के सहयोग से एक ट्रस्ट स्थापित करवाया।
अब अग्रवाल समाज ने एक ट्रस्ट स्थापित करवाया और इससे ग्रंथ को सुरक्षित करवा दिया उस ट्रस्ट के द्वारा। आज यह ग्रंथ नागपुर में अग्र विश्व ट्रस्ट में सुरक्षित रखा गया है और उस ट्रस्ट का नाम है अग्र विश्व ट्रस्ट, और वहाँ पर यह ग्रंथ आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। लगभग 18 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। राम भाऊ पुजारी जी की सलाह से जब भोजपत्रों की कार्बन डेटिंग की गई तो वे भोजपत्र लगभग 2000 वर्ष पुराने निकले। यानी कि कार्बन डेटिंग में उन भोजपत्रों की जो इतिहास निकला वो के काल अवधि कि कितने पुराने हैं, तो उसमें 2000 वर्ष का लगभग समय बताया गया कि इतने वर्ष पहले ये लिखे गए थे। इस कहानी में बेदिल जी को आया स्वप्न, वह साधु महाराज, यह सब श्रद्धा के विषय बाजू में रखे जाएं तो भी कुछ प्रश्न तो मन में कुरेदते ही हैं, जैसे कि हजारों वर्ष पूर्व भोजपत्रों पर अदृश्य स्याही से लिखने की तकनीक किसने ईजाद की होगी। अब बात करते हैं उस स्याही के बारे में, जो स्याही यहाँ प्रयोग की गई, जो अदृश्य स्याही है। तो भोजपत्र पर लिखने के लिए प्राचीन काल से स्याही का उपयोग किया जाता था। भारत में ईसा के पूर्व लगभग 2500 वर्षों से स्याही का प्रयोग किया जाता था। इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह कब से प्रयोग में आई यह अज्ञात ही है। भारत पर अनेक आक्रमणों के चलते यहाँ का ज्ञान बड़े पैमाने पर नष्ट हुआ है, परंतु स्याही तैयार करने के प्राचीन तरीके थे, कुछ पद्धतियाँ थीं जिनकी जानकारी मिली है। आमतौर पर काली स्याही का ही प्रयोग किया जाता रहा होगा। चीन में मिले प्रमाण भी काली स्याही की ओर ही इंगित करते हैं। केवल कुछ ग्रंथों में गेरू से बनाई गई केसरिया रंग की स्याही का उल्लेख मिलता है। तो मराठी विश्वकोश में स्याही की जानकारी देते हुए भारत में 2 प्रकार की स्याही का उपयोग किया गया है या बताया गया है, जिसमें 2 प्रकार की स्याही है। तो एक है कच्ची स्याही और एक है पक्की स्याही। तो जो कच्ची स्याही है उसमें जो भारत के प्राचीन काल में जो हिसाब किताब होते थे या जो लेन देन वगैरह होते थे उसमें कच्ची स्याही का प्रयोग किया जाता था, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती थी और वो जल्दी नष्ट हो जाती थी। और जो पक्की स्याही होती थी वो ज़्यादातर केसरिया रंग की होती थी और वो कई हजार वर्षों तक, यानी कि करीब 2500 से 3000 वर्षों तक चलती थी वो स्याही, और उसमें साहित्य की रचना की जाती थी, जैसे कि ये भोजपत्र पर लिखी गई अदृश्य स्याही है। अब भोजपत्र पर लिखने वाली स्याही अलग अलग प्रकार की रहती थी। बादाम के छिलके और जलाए हुए चावल को इकट्ठा करके गोमूत्र में उबाले जाते थे। काली स्याही से लिखा हुआ सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य 3री शताब्दी का आज भी उपलब्ध मिलता है हमें। और आश्चर्य की बात है कि जो स्याही बनाने की विधि उपलब्ध है उन सबसे पानी में घुलने वाली स्याही बनती थी, जबकि इस अग्र भागवत की स्याही भोजपत्र पानी डालने से दिखती है, पानी से मिटती नहीं है। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।